नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द इंफ्रा सर्कल में। और 1 फरवरी बीत गई है। हमारे देश के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपना इस सत्र का दूसरा बजट पेश कर दिया है। मोदी सरकार के तीसरे टर्म का दूसरा बजट, और लगातार 9वीं बार बजट पेश करके उन्होंने एक कीर्तिमान भी स्थापित किया है। लेकिन स्टॉक मार्केट धराशायी हो गया। लेकिन कुछ उम्मीदें थी, कुछ चुनिंदा इंडस्ट्रीज को उन उम्मीदों पर पानी फिर गया। लेकिन कुछ लोगों के जो सपने थे वो सपने ही रह गए। कुछ उम्मीदें थी इंडिविजुअल लेवल पे, वो धरी की धरी रह गई। फिर भी कुछ विश्लेषकों का कहना है कि ये एक लॉन्ग टर्म बजट है। सरकार के कुछ मंत्रियों का भी यही कहना है, और जो प्रधानमंत्री ने जो समराइज किया था अपने भाषण में, वहाँ भी उन्होंने यही कहा था कि ये एक इन्वेस्टमेंट ड्रिवन बजट है। क्या है ये बजट, कैसा रहा ये बजट, रियल एस्टेट का और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कैसा इसका असर पड़ेगा, इन सब का विश्लेषण आज हम करेंगे हम अपने इस पॉडकास्ट में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट करके बताएं। और आपका एक एक सब्सक्रिप्शन, एक एक लाइक हमें बहुत प्रोत्साहित करता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुरू करते हैं आज की चर्चा। हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट रितेश माथुर जी। माथुर साहब, बजट सुना आपने, देखा आपने, कैसे इसको समराइज करेंगे आप? देखिए, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेंडली बजट है। जैसा आपने सही कहा कि ये इन्वेस्टमेंट ड्रिवन बजट है। कई बार क्या होता है कि आप इमीडिएट बेनिफिट्स या माइक्रो बेनिफिट्स में ना जाके मैक्रो बेनिफिट्स को जब देखते हैं, जिससे कि आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं अपनी एज अ कंट्री, उस टाइप का ये बजट है। यहाँ पर काफ़ी कुछ ग्रोथ के एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया गया है। जिस तरीके की इनस्टेबिलिटी अभी ग्लोबल मार्केट में अवेलेबल है या प्रेजेंट चल रही है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंडिया को कैसे एक सुपर पावर की तरह बनाया जाए। इंडिया के ऐसे कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ्स हैं या फार्मा स्ट्रेंथ्स हैं या इंफ्रास्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ्स हैं, जिससे कि इंडिया के सिटीजन्स को बेनिफिट होगा। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए इस बजट को प्रेजेंट किया गया है या फॉर्मुलेट किया गया है। सुनने में अच्छा लग रहा है, बट स्टॉक मार्केट क्यों गिर गया फिर? देखिए, स्टॉक मार्केट ना किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सेंटीमेंट के कारण भी डगमगा जाता है। और यहाँ पर भी यदि आप देखेंगे तो जैसे यदि कोई आप स्पेसिफिक रीजन की बात करें तो शायद एसटीटी पर, जो कि एक ऑप्शन ट्रेडिंग में एक आप कह सकते हैं टैक्स होता है, या आप एक रिफॉर्म को लाए हैं, वहां पर थोड़ा सा उसका परसेंटेज 0.02% से 0.05% बढ़ाया गया है। 0.05 कर दिया गया है, और एक 0.1% था जिसको 0.15% बढ़ा दिया गया है। उस कारण से थोड़ा बहुत आपको इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर देखने को मिला है। जो पहले दिन जिस दिन बजट आया था तकरीबन 500 पॉइंट से गिरा था, फिर बाद में थोड़ा सा संभला भी है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि उस बजट को बजट के कारण स्टॉक मार्केट गिर गया। हाँ, चूंकि कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं था किसी एंड कंज्यूमर या किसी इंडस्ट्री को, इसलिए शायद। बट अगर आप ओवरऑल सेक्टर्स की बात करेंगे तो अच्छा बजट है। जैसे आप सेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये बजट को समराइज किया जा सकता है? देखिए, मैं यदि इसको इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट करूं तो आप इसको मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपका हो गया मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आपके सारे एमएसएमई, आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, आपके फैक्ट्री, आपके आउटलेट्स, आपके जो भी आप D2C ब्रांड्स जो अपने यहाँ इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, या जो बड़ी ग्लोबल कंपनीज हैं जिन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में लगाई हुई है, जो एक अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, उनको एक पुश देने की बात की है। तो इसलिए इसको हम एक इन मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बजट कह सकते हैं। दूसरा हम बात करेंगे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरीके की आपने सुना होगा कि मेडिकल टूरिज्म एक बहुत ही इवॉल्विंग फील्ड है या इमर्जिंग फील्ड है, जिसमें इंडिया का अपना दबदबा बना हुआ है। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर इंडिया हमेशा से एक एज लेके रहा है, इन टर्म्स ऑफ जो हमारा मैन पावर या जो डॉक्टर्स का जो ह्यूमन रिसोर्स है, प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट भी काफी सस्ती है। यस, जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है, जिस कारण से अभी तक हमारे यहाँ गल्फ कंट्री से काफी ज्यादा पेशेंट्स आ रहे थे, उसी को थोड़ा और अब जिस तरीके का यूरोपियन जो डील हुई है, वहाँ पे आपके टूरिज्म को थोड़ा सा बढ़ावा मिला है। प्लस साथ में ही मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में बायोफार्मा से रिलेटेड उन्होंने वहाँ पर बायोफार्मा सेक्टर को बूस्ट करने के लिए उसमें 10,000
करोड़ का एक बजट का एलोकेशन किया है। साथ ही जो आपके आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटीज थे उनको बनाने की बात की गई है। तो ये एक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बूस्ट करने वाला बजट है। साथ ही तीसरी यदि मैं बात करूं तो वो लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। अब लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका ट्रांसपोर्ट आ गया, आपका ओवरऑल कनेक्टिविटी आ गई, फ्रेट कॉरिडोर आ गए, आपका जो एक जो 7 रेलवे नेटवर्क को स्ट्रेंथन करने की बात की है वो आ गई। वाटरवेज की भी बात की है उसमें, 20 वाटरवेज को भी प्रपोज किया है जिससे कि आप इंडस्ट्रियल पोर्ट्स को कनेक्ट कर सकें, जिससे कि आप अलग अलग सेक्टर, अलग अलग छोटी सिटीज, जो हमने शायद लास्ट बजट का जब हम लोग पॉडकास्ट कर रहे थे हमने बात की थी कि हमें कहीं ना कहीं ग्रोथ को भारत के बाकी पार्ट्स तक भी ले जाना पड़ेगा। उस चीज का शायद पूरी तरह ध्यान रखा गया है इस बजट में कि भाई जो स्मार्ट सिटीज हमने बनाई थी उनको स्मार्ट करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करनी है, इसीलिए मैंने कहा ये इन्वेस्टमेंट ड्रिवन बजट है। तो आपने कहा लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग, एक एक करके इसको तोड़ते हैं जरा। मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम बात करते हैं तो कहाँ पे दिखती है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रही है इसमें? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग में अभी 2-3 जगह पर बेनिफिट किया है इन्होंने कि एक तो स्पेशली जो एमएसएमई है, बिकॉज कोई भी जहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करते हैं, जो बड़े ग्रुप्स हैं जो अभी अपने आप में एक एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, उनको ऑटोमेटिकली टैक्सेशंस को और उन लॉस को यूज करना आता है, फंड्स को इन्वेस्ट करना आता है कि आप किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो। बट जो एक इमर्जिंग फील्ड आई है जो कि स्टार्टअप्स कल्चर की है, जो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देती है, तो उस चीज के लिए उन्होंने स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए भी, एमएसएमई और एसएमई के लिए भी, इनफैक्ट शायद एसएमई के लिए तकरीबन 10,000 करोड़ का एक बजट एलोकेट किया है, और एमएसएमई का जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बजट था उसमें 2,000 करोड़ का टॉपअप भी किया है ताकि उनको बकायदा अपनी सारी सुविधाएं मिले। दूसरा एक और जो एक अच्छी बजट, जो हालांकि थोड़ा सा टैक्सेशन की तरफ पार्ट है, बट उन्होंने एक और एलोकेशन ये किया है कि जो बाहर की जो फॉरेन कंपनीज हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग द डेटा सेंटर्स, उसके लिए उन्होंने कंप्लीटली निल कर दिया है, उसको टैक्स हॉलिडे प्रोवाइड की है। आई थिंक 20 सालों के लिए, 2047 ऑलमोस्ट 21 सालों के लिए उनको टैक्स हॉलिडे प्रोवाइड की है, बशर्ते कि वो जो डेटा, यहाँ जो डेटा सेंटर्स में जो डेटा होगा वो इंडियन कंज्यूमर्स का नहीं होगा, वो फॉरेन कंज्यूमर्स का ही होगा। तो ये भी एक तरह से बट उससे जनरेशन तो होगा, एम्प्लॉयमेंट तो इंडिया में जनरेट होगा। इंडिया के आपके एआई साइंटिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, उन सब के लिए एक नई फील्ड और आप कह सकते हैं खुशी की लहर है। नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग में ही अगर हम बात करें तो जैसे इन्होंने बात की कि हम लेदर इंडस्ट्री है, हाँ लेदर इंडस्ट्री है या सेमीकंडक्टर की जो बात है, प्लस कहीं ना कहीं वो जो रेयर अर्थ के लिए जो बातें चल रही हैं ग्लोबल फ्रंट पे भी, जैसे चाइना का दबदबा रहा है रेयर अर्थ में, तो क्या भारत खुले तौर पे चाइना को चुनौती दे रहा है या फिर पूरे दुनिया को एक बता रहा है कि भाई चाइना नहीं, हम भी एक विकल्प के तौर पे हैं? देखिए, ये जो 20 वाटरवेज की हमने बात की, जहां से रिच मिनरल स्टेट्स जो हैं उनको पोर्ट्स के द्वारा जो कनेक्ट करने का जो एक ऑब्जेक्टिव है, वो इसी लंबे विजन को पूरा करने के लिए ही प्लान किया गया है। बिकॉज अल्टीमेटली आपका जो पोर्ट्स होते हैं वो कनेक्ट करते हैं सारे जो भी ग्रोइंग एरियाज हैं या जो आपके मिनरल रिच एरियाज हैं उनको, और ताकि आप उसकी अवेलेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री अवेल करा पाएं इन द लोएस्ट कॉस्ट पॉसिबल। नहीं तो मैं ग्लोबल फ्रंट के बारे में बात कर रहा था कि क्या भारत पूरी दुनिया को संदेश दे रहा है कि हमारे पास भी रेयर अर्थ है, हमारे पास भी वो कैपेबिलिटीज हैं, जस्ट दैट कि हम थोड़ा अभी पीछे हैं, बट विद इन द गिवन टाइम फ्रेम हम इसको अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे और हम भी एक विकल्प के तौर पे हैं। देखिए, मैं कोई कंट्रोवर्शियल चीज नहीं बोलना चाह रहा था पॉडकास्ट में, तो देखिए इसमें ग्लोबल फ्रंट के ऊपर मेरे ख्याल से चुनौती देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को इंक्लूसिव ग्रोथ की ओर जाना, तैयार करना। तो अच्छी बात ये होगी कि जब जैसा मैंने कहा कि जहां हमारे अक्रॉस द स्टेट हमारी रिच मिनरल्स की यदि अवेलेबिलिटी कंप्लीट हो जाती है, तो ऑफ कोर्स आप अपने आप को सुदृढ़ स्थिति में ले आते हैं कि आप ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज का सामना अपने आप उसको इनकैश कर लेते हैं, और उसके लिए फिर अब सामने चाइना हो या यूएस हो या शंघाई, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि आपने जब इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया तो बना लिया, तो सबके लिए है। मेडिकल में भारत का पहले से आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि बहुत पहले से दबदबा रहा है, उसको फर्दर इन्हांस करने की बात यहाँ पे कही गई है। साथ में एक बहुत मजेदार चीज जो यहाँ देखने को मिला वो है आयुर्वेद को पुश करना। तो आयुर्वेद को लेकर कितना पॉजिटिव है ये गवर्नमेंट, और
क्या आयुर्वेद का ग्लोबल रिकॉग्निशन, जो इनफैक्ट हमारी धरोहर, हमारी हेरिटेज रही है आयुर्वेद, जो बीच में कहीं ना कहीं खो गया था या उसको हीन नज़र से लोग देखते थे, तो रिवाइवल देख रहे हैं उसको? देखिए, हीन नज़र से तो मेरे ख्याल में अब आयुर्वेद नहीं देखा जाता है, बिकॉज यदि आप ग्लोबल फ्रंट पे भी इसकी बात करेंगे तो अब इंडिया की जो बनाई हुई जो बेसिक पहले की होम रेमेडीज या रेमेडीज जिनको आप आयुर्वेदिक रेमेडीज बोलते थे, वो आज की डेट में ग्लोबली अवेलेबल हैं। योग जो कोविड ने तो बता ही दिया। इंडिया ने जितनी ज़्यादा मेडिसिन इंडिया ने एक्सपोर्ट की, शायद ही किसी और कंट्री ने, दूसरी कंट्री ने की हो। दूसरा कि योग से लेके मेडिकेशन तक और इंस्टीट्यूट से लेके, तो शायद नालंदा विश्वविद्यालय जो इंडिया की एक धरोहर थी उसको भी रिवाइव करने का पूरा प्लान है। वहां पर भी पूरा एक यूनिवर्सिटी कल्चर बनाया जा रहा है, और सिमिलर रिफॉर्म को ही आई थिंक एस्टैब्लिश करने के लिए, आयुर्वेदा की पावर के लिए, देखिए इन द कमिंग टाइम जिस तरीके से एआई ओवर पावर कर रहा है सॉफ्टवेयर्स और टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, बट वहां भी ये कहा गया है कि भाई जो फिजिकल जॉब्स हैं या जो फिजिकल जो एक आपकी सर्विसेज हैं वो कभी डिस्टर्ब नहीं होंगी। सिमिलरली वहीं आता है आपका मेडिकेशन, आयुर्वेदा और हेल्थ, कि आपका जो हेल्थ में या जो आयुर्वेदा का जो इम्प्रूवमेंट है, जिस तरीके की आपकी लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल फ्रेंडली जो वो मेडिसिन आपको देते हैं, उनकी ग्रोथ को ऑफकोर्स रिवाइव करना ही चाहिए। तो आई एम श्योर गवर्नमेंट उसके लिए काम कर रही है। इसमें एक अगर हम बात करें तो कह रहे थे कि 3 या 4 कुछ एम्स के तर्ज पे वो इंस्टीट्यूट बनाएंगे जिसमें आयुर्वेद का प्लस फार्मा की भी, वहाँ पे बायो फार्मा के ऊपर कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन करें जी। देखिए, एम्स के तर्ज पर वैसे पहले तो पिछले इस सरकार ने ऑलरेडी 5-6 एम्स बनाए थे अलग अलग इंडिया के सेंटर्स में, बट हाँ दे वर ओनली डूइंग द एलोपैथिक मेडिकेशन। अब उसको आयुर्वेदिक मेडिकेशन का, जिस तरीके से एक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजेस होते थे, उसको थोड़ा सा इन्हेंस करके आयुर्वेदिक कंप्लीटली होलिस्टिक डेवलप्ड हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट करने की बात की है, एंड विद द सुप्रीमेसी लेवल ऑफ एम्स, उस टाइप का प्लान है। और उसी को स्ट्रेंथन करने के लिए जो बायोफार्मा, जो कि लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं, उनको इन्होंने थोड़ा और स्ट्रेंथन करने के लिए तकरीबन 10,000 करोड़ के आसपास का फंड वहां भी इन्वेस्ट किया है, ताकि जो भी आपके प्लानिंग या जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो खर्चे होते हैं, जो उन दवाइयों को आपको प्रॉपरली बनाने के लिए जो अभी तक हम काफी कुछ बाहर के देशों से इंपोर्ट कर रहे थे, उसकी भी डिपेंडेंसी को कम किया जाए, इंडिया को अपने आप में सुदृढ़ बनाया जाए, ताकि वो ये डिपेंडेंसी भी कंप्लीट करे। और साथ में यदि कई एरियाज या ग्लोबली ऐसे कुछ कंट्रीज हैं जहां इंडिया ऑलरेडी अभी तक अपने केमिकल एक्सपोर्ट कर रहा था, या मेडिसिन के क्या जो आप सॉल्ट्स जिनको कहते हैं वो एक्सपोर्ट कर रहा था, उसको और डेवलप करके बाहर ज्यादा एक्सपोर्ट करे। और यदि वो आयुर्वेदिक से रिलेटेड है तो उनकी अच्छी खासी डिमांड ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में। लॉजिस्टिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहा है इस बार के बजट में, जैसे कि हम वाटरवेज की बात करें या ट्रेन की जो फ्रेट कॉरिडोर की बात करें, या फिर जो माइनिंग हब्स या माइनिंग हाईवेज की जो बात की हमने रेयर अर्थ को लेकर, तो काफ़ी ज़्यादा फोकस रहा है। तो क्या गवर्नमेंट क्या चाह रही है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करें या एक नेटवर्क ऐसा बना दे कि भाई हमारे पास जो सिविलियन कम्यूटेंट्स है वो अलग डिस्टर्ब ना हो, हमारे फ्रेट कॉरिडोर्स भी अलग डिस्टर्ब ना हो, एक सेपरेट इकोसिस्टम चलता रहे? क्या विजन है इसके पीछे? देखिए, जैसे जैसे कोई भी कंट्री ग्रो करती है, ऑफ कोर्स पॉपुलेशन इज बढ़ती ही है और बढ़नी ही है, और इंडिया तो सुपर पावर है उसमें भी। उसको मैं पॉपुलेशन की जगह मैन पावर की तरह यदि हम देखें तो वो एक अपना बहुत बड़ा योगदान निभाती है किसी भी देश के एवोल्यूशन में या इम्प्रूवमेंट में। तो जैसा आपने कहा कि ऑफ कोर्स सिविल सेंस को भी डिस्टर्बेंस ना हो, जो सिविल कम्युनिकेशन है, बट साथ में ही जो आपकी ट्रेड रूट्स हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, उनकी भी एक स्मूथ एक्सेस हो, आपके लिए बाकायदा फ्रेट कॉरिडोर्स हो जिस पर आपके ट्रेड व्हीकल्स ऑपरेट करते रहें, चाहे वो वाटरवेज के थ्रू हो, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी के थ्रू हो, या फिर वो रेल कनेक्टिविटी के थ्रू हो। जो ये एक हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर्स का जो प्लान किया गया है, उसको यदि आप देखेंगे, जैसे मुंबई टू पुणे या पुणे टू हैदराबाद या हैदराबाद टू बेंगलुरु, हैदराबाद टू चेन्नई, चेन्नई टू बेंगलुरु, दिल्ली टू वाराणसी या वाराणसी टू सिलीगुड़ी, तो जो अक्रॉस जो पूरा एक नेटवर्क बनाने का प्लान है, उसके उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि जो मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं उनको जोड़ा जाए टेक्निकल हब से, जो टेक्निकल हब्स हैं उनको जोड़ा जाए मार्केट प्लेसेस से या फाइनेंशियल हब्स से, और इन सब से फिर एक छोटे छोटे इमर्जिंग नई नई सिटीज को डेवलप किया जाए जो अपने आप में एक स्मार्ट सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करें और ओवरऑल
इंडिया के जीडीपी को बढ़ावा दें। तो ये तो हमने बात की इन तीनों सेक्टर्स में किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट किया जा रहा है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं और मैं रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो क्या लगता है, क्योंकि डायरेक्टली रियल एस्टेट का नाम तो लिया नहीं बजट में, ना कोई ऐसी अनाउंसमेंट की जो डायरेक्टली इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करती है, ना ही इंडस्ट्री दर्जा देने की बात की जो कि एक्सपेक्टेशंस थी। तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री को मायूस होना चाहिए इस बजट से या एक ऑप्टिमिस्टिक नज़र से देखना चाहिए? क्यों? क्योंकि जहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, जैसे आप भी बात कर रहे हैं कि जहाँ भी फ्रेट कॉरिडोर्स होंगी, जहाँ पे भी हाईवेज बनेंगी, जहाँ पे भी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनेंगी, वहाँ पे छोटे स्मार्ट सिटीज होंगी। तो रियल एस्टेट के लिए ये पॉजिटिव बजट है, नेगेटिव बजट है, या कुछ है नहीं? ये देखिए, ये रियल एस्टेट के लिए भी एक तरह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बजट है। यदि आप छोटे शहरों में आप पोटेंशियल ढूंढेंगे तो आपको वहां ग्रोथ मिलेगी। हाँ, यदि आप सोचेंगे मुझे कोई इन्वेस्टमेंट इंस्टेंट बेनिफिट मिल जाता कि यार मेरे इंटरेस्ट रेट में कुछ कट हो जाता, या फिर मेरे को और थोड़ा इजी होम लोन एक्सेसिबिलिटी होती, जो हालांकि जो कैपेक्स बढ़ाने की बात की है, जो फाइनेंशियल सेक्टर को पुश करने की बात की है, वो अलग चीज है, बट डायरेक्ट रियल एस्टेट के लिए नहीं है। बट जो एलाइड इंडस्ट्रीज के थ्रू जो आप एक रियल एस्टेट को मापते हैं कि एक ओवरऑल यदि सिटी डेवलप होती है तो सिर्फ बिल्डिंग्स ही नहीं, वहाँ पूरा ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। वहाँ आपको मकान भी बनेंगे, बिल्डिंग्स भी बनेंगे, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी बनेंगे, मॉल्स भी बनेंगे, हॉस्पिटल्स भी बनेंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी बनेंगे, ऑफिसेज भी बनेंगे, विच इज अ पार्ट ऑफ कमर्शियल डेवलपमेंट ओनली। सो उससे आपको एक ओवरऑल डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। तो हाँ, इमीडिएट शायद आपको रिटर्न ना मिले, बट जैसा कि हमेशा रियल एस्टेट रहा है कि भाई आज इन्वेस्ट करो और कुछ दिन के लिए भूल जाओ, ये वो वाला प्लान है कि आज आप छोटे शहरों में अपनी एक इन्वेस्टमेंट प्लान करें और कुछ टाइम के लिए उसको भूल जाएं। आप अपने आप उस रिटर्न को बेनिफिट के तौर पर ले पाएंगे। तो दोस्तों, हमारे एक्सपर्ट का कहना है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री को मायूस नहीं होना चाहिए इस बजट से। इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़बरदस्त पुश दिया गया है और जहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर पुश होता है, रियल एस्टेट अपने आप वहाँ पे आगे जाता है। तो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट के लिए एक बहुत बड़ा मंत्र छुपा हुआ है इस बजट के अंदर। नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। वहाँ पे हमारे लिए क्या स्कोप्स अवेलेबल हैं उनको खाने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं हम प्रॉफिट बुक इसमें भी कर सकते हैं। हालांकि हमारा आपसे हमेशा ये सलाह रहता है कि जब भी इस तरह कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कुछ भी देखें तो सारे गवर्नमेंट अनाउंसमेंट्स, सारे क्लॉजेस को आप खंगालें, ज़रूर देखें उसको, ड्यू डिलिजेंस हमेशा करें और सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करें वहाँ पे। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से बजट कैसा था? 1 से लेकर 10 तक में कैसे इसको ऑपरेट करते हैं? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें कमेंट करें कि हमारी ये कंटेंट आपको कैसी लगी। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।